नमस्कार। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। एक ऐसे विषय पर हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं जिस पर पहले भी और लगातार मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो, और यही बेचा जाता है रियल एस्टेट में लोगों को आकर्षित करने के लिए कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें और घर खरीदें। अब कंज्यूमर और बिल्डर का रिश्ता बड़ा बिगड़ा पिछले कुछ सालों में, और बहुत सारे लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि बिल्डर लॉबी जो है वो ठीक तरह से काम नहीं करती। फिर एक जरूरत बनी कि भाई ये समस्याएं क्यों हो रही हैं, तो ये जरूरत की एक शक्ल बनकर आई नए रियल एस्टेट बिल में कि क्या कुछ सुधार हो, बदलाव हो, ताकि ये इन्वेस्टर, कंज्यूमर और बिल्डर, ये तीनों का रिश्ता आपस में बेहतर हो। मैं कुछ बहुत सरल आंकड़े आपको पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे इस बहस में कि इस बिल के बदलाव से क्या वाकई हमारे आपके लिए बिल्डर से डील करने में, बिल्डर से कोई घर लेने में वाकई बदलाव आएगा। पहली बात आपको बताता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से, और मैंने पहले भी बिल्डर्स के ही औपचारिक फोरम्स पे कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, ये 9% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर सेक्टर है, काम देने का सेक्टर है। थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इस सेक्टर के बारे में धारणा जो है वो काफी नेगेटिव है, नकारात्मक है। सिर्फ 2011 से 2015 के बीच में 17,526 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए। ये स्वाभाविक है कि ये निजी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स हैं। हर साल 2,339 से लेके 4,488 प्रोजेक्ट्स तकरीबन औसतन, अगर उनका वर्कआउट किया जाए, हर साल लॉन्च किए जाते हैं। जबकि ये बताया जा रहा है कि रियल एस्टेट जो है वो बूमिंग पीरियड में नहीं है, बहुत स्लो डाउन में, कमजोर वक्त में गुजर रही है। एक और बड़ी आपको दिलचस्प चीज बताते हैं कि 27 शहरों में, जिसमें 15 स्टेट कैपिटल्स हैं, राज्यों के अपने कैपिटल्स हैं, जो अगर हम एक क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन निकाले, इससे जो पैसा बिल्डर्स और बिल्डर लॉबी के पास बताया जाता है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो 13.7 ट्रिलियन है। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि चाइना से तुलना होती, तो जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। और तकरीबन 10 लाख लोग हर साल इन्वेस्ट करते हैं इस इंडस्ट्री में, इस उम्मीद के साथ कि उनको घर मिलेगा। और अब आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, आंकड़े तो बहुत सारे हैं मेरे पास। 76,044 कंपनियां हैं, ये रियल एस्टेट सेक्टर में हैं। 75,000 से ज्यादा कंपनीज रियल एस्टेट सेक्टर में हैं। और सिर्फ दिल्ली में, क्योंकि बड़ा सवाल यह कि कौन गंभीर है और कौन कोई फ्रॉड करता है, 17,431 कंपनियां सिर्फ दिल्ली में है रियल एस्टेट की। तो ये 76,044 में से 17,431 सिर्फ दिल्ली में। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों इस सेक्टर को कुछ नए बदलाव की एक बिल के माध्यम से जरूरत है। मैं आपको अपने पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ मोहम्मद अली खान साहब मौजूद है, जो कि स्पोक्स पर्सन है, और मुझे बताया गया कि आपने इस ड्राफ्ट बिल पर काम किया है पहले। ठीक है। मनोज गौड़ साहब हैं, आप सब जानते हैं, चेयरमैन है गौड़ सन्स के और चेयरमैन है क्रेडाई के, पहले भी मेरे साथ रियल एस्टेट के कार्यक्रम में रहे हैं। अमन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, खुद एक वकील हैं अमन। और अभिषेक शर्मा हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं बायर्स, जो खरीदने वाले हैं, उनके एसोसिएशन के। मनोज जी, मैं आपसे शुरू करूंगा, वक्त कम रहेगा। क्या आप मानते हैं सबसे बड़ा पॉइंट है इस बिल का, दोनों हिसाब से, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी?
देखिए, मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो इस इंडस्ट्री को ज़रूरत थी वो क्रेडिबिलिटी की ज़रूरत थी। ठीक है। जो एक विश्वास जो है आम जनता से लेके, मीडिया से लेके, जुडिशरी से लेके, ये हो गया था कि सारे लोग ही गलत काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल उस छवि को जो है तोड़ने में मदद मिलेगी इस बिल के आने से, कि जो लोग इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे लेकिन इसलिए मैंने पढ़ के सुना 17,431 कंपनियां दिल्ली में। मेरे हिसाब से अगर गंभीर कंपनियों को आप गिनेंगे तो 31 भी नहीं होंगी। बिल्कुल। 17,400 कंपनी बिल्डर बनी घूम रही है, तो मतलब कानून उन पर क्रैकडाउन नहीं करेगा किसी न किसी फॉर्म से, तो फिर क्या तमाशा होगा? तो कोई एंट्री पॉइंट नहीं है आज की डेट में। कोई भी बिल्डर बन सकता है, कोई भी डेवलपर, बिल्डर, कोई जो अनऑथराइज कॉलोनी कर रहा है, कोई जो 10 मकान बना रहा है, कोई जो है खेतों में जो है लैंड लेके उसने लॉन्च कर दिया है। मास्टर प्लान दिल्ली का आया नहीं है, लोगों ने फ्लैट बेचने शुरू कर दिए और लोगों ने खरीदने भी शुरू कर। मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरे पास जो आंकड़े हैं, गौर साहब आपको रोक रहा हूं, 11,160 कंपनियां हैं। महाराष्ट्र में भी ये समस्या रही है, पूरे महाराष्ट्र में, जबकि आप जब सब जानते हैं कि मुंबई कितना बड़ा हब है रियल एस्टेट का, उससे कहीं ज्यादा है दिल्ली में। जी, तो दिल्ली क्योंकि वैल्यूएशन ज्यादा है, और दिल्ली के आसपास जो कंपनियां, जो कि नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, क्योंकि दिल्ली के अंदर रियल एस्टेट कुछ नहीं है, इसके आसपास जितने सैटेलाइट टाउन्स हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवाड़ी, यहाँ ये सारा काम होता है। लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन दिल्ली में होती है, क्योंकि सबका जो है ऑफिस दिल्ली के अंदर होता है, तो इसलिए ये आंकड़ा बढ़ा है। और पूरी इंडिया का लगभग 50% रियल एस्टेट जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर होता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी इस इंडस्ट्री को मिलेगी इस बिल के बाद। ठीक है। और एक जो नेगेटिव आपने इसमें बात पूछी, मेरे हिसाब से ज्यादातर, लगभग हमारा जो आंकड़ा है 70 से 80% प्रोजेक्ट के अंदर जो देरी होती है वो गवर्नमेंट की अप्रूवल्स या उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके पास इंटरप्रिटेशन की मैंने पावर पहले भी मसला उठाया था कि वो फिक्स नहीं हो पाता। वो इस बिल के अंदर जो है उनको कवर नहीं किया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कंज्यूमर को टाइम पे घर देना है तो जो उसको डिले करते हैं उन लोगों को भी इस बिल के दायरे में आना चाहिए था। ये हमने बहुत रिपीटेडली जो है राज्यसभा की जो कमेटी थी उसके सामने भी कहा, आपके थ्रू भी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमें विश्वास है कि एक बड़ा कदम आ गया है, तो आगे आगे धीरे ये इवॉल्व होगी ये जो है अथॉरिटी। तो इसमें मेरे ख्याल वो सब दायरे, सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात भी कही गई है, तो आएगा। तो अल्टीमेटली एक अच्छा कदम आया है कंज्यूमर के लिए और डेवलपर्स के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, अभिषेक सर, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि पिछले 5 साल से मैं लगातार देख रहा हूं कि आप रियल एस्टेट पे मुद्दे पे कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वे बायर की समस्या बहुत जरूरी है, क्योंकि या फिर रियल एस्टेट से सरकारी हाउसिंग, नियो लिबरल इकोनॉमीज जब आती हैं और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण से आप गुजरते हैं, तो सरकारी हाउसिंग दुनिया में कभी अकेला विकल्प नहीं रहा है। प्राइवेट हाउसिंग आती है, इसलिए बहुत जरूरी है सेक्टर पर ध्यान देना। बिल्कुल सर, ये बिल जो मैं मजाक में कहता हूँ कि ये बिल्डर लॉबी ने मेरा कोई कल्याण नहीं किया। मैं लगातार आपके शो पे आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सर, इस बिल में मुझे लगता है कि 75% तक बायर के फायदा होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी 75% तक। और जहाँ तक अप्रूवल की बात हो रही है, या फिर इस बिल में ये हो चुका है पहले आप अप्रूवल ले लेंगे, उसके बाद ही आप प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। या फिर सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अप्रूवल में डिले क्यों होता है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस कहीं जा रहे हैं बनवाने के लिए, या तो वहाँ टेस्टिंग ऑफिसर या तो फिर वो चेक करेंगे आपको गाड़ी चलाने आती है या नहीं आती है। अगर आपको आती है तो हो सकता है 1-2 दिन की डिले होगी, लेकिन आपको लाइसेंस मिल जाती है। अगर आपको नहीं आती फिर आप रिश्वत दीजिए, लाइन में खड़े रहिए, नेगोशिएशन कीजिए। इस वजह से इनको डिले होता है, क्योंकि ये जब ब्रीफकेस वहां पहुंचता है तो उसमें नेगोशिएशन में काफी टाइम लगता है सर। और अगर ये चीजें बंद हो जाएगी तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी अप्रूवल की लेट होने में। तो मुझे लगता है एक ट्रांसपेरेंसी रियल एस्टेट सेक्टर में आएगी। अब बायर्स इसमें काफी खुश हैं, काफी खुश है। हाँ, 1-2 पॉइंट को छोड़कर जो 70% जो इसमें दिया गया है। मैं डिटेल्स में आऊंगा, आप सब लोगों से ओपनिंग कमेंट्स ले रहा हूं, मैं डिटेल में आऊंगा। अमन, आप बहुत से देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, अभिज्ञान जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का। जैसे आपने कहा, बहुत मेजरली कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को। एक समस्या रही है कि, और मैं इसके लिए बीजेपी, कांग्रेस और इस सब चक्करों में नहीं पड़ूंगा, हकीकत यह है कि जो मनोज गौड़ ने कहा, यह बात फैक्ट है। बैंकों से रिश्ते को लेकर और कंज्यूमर से क्रेडिबिलिटी को लेकर यह सेक्टर बुरी तरह से गिरा है। तो इसीलिए इस सेक्टर के जीडीपी को योगदान के बावजूद इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता था। क्या वो लेने का तरीका बदलेगा अब? बिल्कुल अभिज्ञान जी, और इसीलिए इसको एक्सपेडाइट करके हमारी सरकार इसको लाई है, राज्यसभा में पास हो गया है, और लोकसभा में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इसको पास होने में। ये सेक्टर लार्जली अनरेगुलेटेड था, नॉन ट्रांसपेरेंट सेक्टर था। जो हमारे छोटे जो कंज्यूमर हैं उनके ग्रीवेंस का रिड्रेसल का कोई मैकेनिज्म नहीं था।
उन लोगों को सालों साल भागते रहना पड़ता था बिल्डर्स के पीछे और वो प्रताड़ित करते थे उनको। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे बिल्डर्स होंगे। अब जब ये स्टैट्यूट आ गया है, अभी राज्यसभा से पास हुआ ये बिल और लोकसभा से भी पास हो जाएगा, जब इनैक्टमेंट बन जाएगा तो ये एक रेगुलेटेड सेक्टर हो जाएगा हमारी इकोनॉमी का। ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और जितने इश्यूज जो छोटे कंज्यूमर के हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल यूनिट ले रहा हो या कमर्शियल यूनिट ले रहा हो, उसको एक प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसलिए दिस इज अ बिग स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अमन जी, और प्रधानमंत्री मोदी जी का, एक चीज से मैं निराश हूं। मैं बस एक मिनट हाँ, कंप्लीट कर दूं बस अभिज्ञान जी। हम लोग, प्रधानमंत्री जी ने भी पहले कहा है और आपने उस पर ध्यान दिया होगा, आपने तो कार्यक्रम भी किए पीछे, कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है और हमारा इंडेवर है टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल। तो उस दिशा में एक ये बड़ा कदम है और मुझे लगता है कि जितने भी छोटे कंज्यूमर्स जो इतने समय से प्रताड़ित होते रहते थे, अब उन सबको एक रीअश्योरेंस मिलेगा कि ये बिल उनके कंसर्न्स को एड्रेस करेगा। और यही नहीं, जैसे हमारे मित्र गौड़ साहब हैं और बाकी लोग, ये लोग भी इस सेक्टर को एक इम्पेटस मिलेगा। आप एक लॉयर है, आप एक वकील है, आपको अच्छे तरीके से पता है किसी यादव सिंह जैसे भ्रष्टाचार का फिनोमेना ये नोएडा की अथॉरिटी से पैदा हुआ है। मतलब कोई आदमी उसकी जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि तो यादव सिंह या किसी भी इस तरह के अधिकारी, मुझे पता नहीं वो अधिकारी है या नहीं, लेकिन उसके स्तर पर इतनी ताकत रही होगी कि वो घूस लेके इतने पैसे कमा सकता था। इसीलिए तो अब जो इस तरह का जो डिस्क्रिशन का एलिमेंट है, आपने देखा होगा केंद्र सरकार भी, हाँ। जहां तक इस तरह के जो आवंटन का प्रश्न है, डिस्क्रिशन का एलिमेंट को प्रोग्रेसिवली घटा रही है, सारे सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट कर दे रही है, सब कुछ ऑनलाइन है और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। जब एक बिल्डर जो है उसकी किस डेट को कमिटेड है, उसका प्रोजेक्ट कब कंक्लूड करेगा, क्या एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस होंगी, सब अगर पब्लिक डोमेन में रहेगा, किसी भी समय किसी भी तरह का वायलेशन अगर वो करता है तो इमीडिएटली वो अथॉरिटी के पास जा सकता है कंज्यूमर, उसके बाद एपेलेट अथॉरिटी है वहां पे जा सकता है। अगर क्लियरेंसेस भी नहीं मिलेंगे, जो हमारे मित्र सवाल, आपने वाजिब सवाल पूछा, अगर मान लीजिए कहीं पे क्लियरेंसेस नहीं मिले या कहीं देरी है, एक तो ये है कि जितने भी अप्रूवल्स होंगे उसके बाद ही एक प्रोजेक्ट जो है क्रेडिबल प्रोजेक्ट होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, मैं थोड़ा सा आपको आगे ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए दे रहा हूं जब मैं बस एक आपकी बात का ही उत्तर दे रहा हूं पहले विज्ञान पढ़ जी, चुका हूं। बस क्लियरेंसेस पे, अप्रूवल्स पे, अगर कोई अप्रूवल किसी गलत तरीके से अगर कहीं पे रेड टेपिज्म की वजह से भी फंसा है तो वन कैन, एक कोई अथॉरिटी के पास अप्रोच कर सकता है और अथॉरिटी उसका निदान करेगी। तो इसलिए ये सारा मैकेनिज्म जो है इस बिल में लाया जा रहा है। ऑब्वियसली समय के साथ ये बिल और इवॉल्व करेगा और बेटर बनेगा। और जितने कंसर्न्स हैं, अमन जी, अभी तक मैं इस बात पर नहीं कन्विंस्ड हो पा रहा हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं, जैसे आप जानते हैं मैं पॉलिटिकल इकोनॉमी पे बहुत काम करता हूं, एक किस्म का इन्फ्लेशनरी पैटर्न होता है। ये सरकारों के नियंत्रण में अकेले नहीं होता, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब सवाल ये है कि एक्स ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके साथ साथ जो मटेरियल कॉस्ट है, तमाम और फैक्टर्स होते हैं, वो बढ़ता चला जाता है। क्लियरेंस रुकी हुई है अथॉरिटी के पास, ठीक है, अथॉरिटी जहां पर कोई बाबू बैठा अपने हिस्से का माल गिनने के जुगाड़ में, सीधी और कड़वी बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद ये बढ़ता चला जा रहा है, फिर आप तीन तरकीब तिकड़म निकालते हैं कंज्यूमर से वो पैसा लेने के लिए, वो नहीं एड्रेस हुआ है अभी भी इसमें। वही मैं कह रहा हूं, तरक्कीशुदा है, अभिज्ञान मैं खुद कह रहा हूं ये तरक्कीशुदा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है, सारी अथॉरिटी स्टेट कंस्टिट्यूट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेट जहां तक जाके इस पे लेजिस्लेट करना था, उस पे हमने किया एक लार्ज स्ट्रक्चरल स्कीम जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, प्रोबिटी हो और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़े, उसको मिसलीड या ट्रैप ना किया जाए, जो उसको प्रॉमिस किया जाए उसकी डिलीवरी हो। एक रूपरेखा तैयार हो गई, ब्रॉड रूपरेखा, और ये एक सही दिशा में बहुत बड़ा कदम है। मोहम्मद अली खान साहब, आपने इस पर काम किया है, क्या आपको लगता है ये ठीक है, ये क्रेडिबिलिटी लाएगा? अभिज्ञान जी, ये कानून जो है हमारे दिल के बड़ा करीब है, हमारे लिए ख़ास महत्व रखता है। ये इसकी कल्पना आखिर हमारी सरकार ने ही की थी जब हम पावर में थे। हम खुश हैं इससे। देखिए, आपने सही कहा, ये कदम है एक सही दिशा में। अमन जी भी सही कह रहे हैं। बड़े इत्मीनान की बात है, कांग्रेस बीजेपी नहीं होने वाला ना इससे। देखिए, राज्यसभा में पहले पास हुआ ये, ठीक है, ये भी देखने की बात है। अमन जी से देखिए, मैं इस बात पे बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि अभी इसका क्रियान्वयन होगा तब हमें पता लगेगा इसका मूल्य क्या है, और राज्य सरकार जिस प्रकार से इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, हमें पता लगेगा कौन से स्टेट ज़्यादा सीरियस हैं, कौन से कम सीरियस हैं। आखिर में ये जो इसका अल्टीमेट टेस्ट रहेगा, इसका जो इम्तिहान रहेगा, वो स्टेट्स के लेवल पे रहेगा। नहीं, ये बात बिल्कुल सही, मैं अमन से भी इस बात पे इत्तेफाक। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको याद, देखिए इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी। कानून तब बनते हैं जब आवाम में एक
कंसेंसस बनता है कि जरूरत है हाँ, इस वो कानून तो की। आवाम में एक धारणा बन गई थी कि बिल्डर बिल्कुल इंडस्ट्री सही। चोर है। बिल्कुल सही। अब हाँ, मैं देखिए, साफ साफ कह रहा हूं। और आपको याद है अमन जी, मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आपको याद है पहले बायर के पास क्या रिकोर्स होता था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जाना पड़ता था उसे। सिविल बॉडी, छोटी सी बॉडी, मैं उसे डिमिनिश नहीं कर रहा हूं, बहुत अहम बॉडी है, बट कोपरा 1986 के अंडर वो एप्लीकेशन जाके लगाते थे और होप करते थे कुछ कॉम्पनसेशन मिल जाए आपके ऊपर। बताइए, जैसे आपके गेस्ट, हालांकि इन लोगों की संस्थान है क्रेडाई वगैरह ने काफी इस पर काम किया है, एक निजी संस्था बनाने के बावजूद भी। मैं कहूँगा, मैं उस पर आऊँगा एक मिनट में, मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। देखिए, बायर्स की परेशानियाँ क्या थी, अभी ये पिछले 4-5 साल से लड़ाई चल रही है। अभिषेक कुमार जी, मैं मानता हूँ ये लोग और इनकी संस्था का जितना योगदान रहा है इस लड़ाई में, आई थिंक इट्स अनपैरेलल्ड। इन लोगों को सचमुच, इन लोगों का काम जो है वो सचमुच तारीफ़ लायक है। राहुल जी से आके मिले, माखन साहब इनके साथ आए, बार बार इस पर बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई। आई एम श्योर वो गवर्नमेंट से भी मिल रहे थे। आपको हर तरफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है, और हमने इस बात का इसे एहसास दिलाया कि इस बिल को पारित करने में मैं आपसे एक पूरी सवाल प्राथमिकता पूछना चाहता हूं, चूंकि आपने कहा कि ये आप लोगों के समय में तैयार हुआ था, आपने बिल्कुल सही। तब भी क्या आप लोगों ने नहीं सोचा कि कोई, चूंकि इसको राज्यों को अपने तरीके से जी। देखना पड़ेगा, कि आप उनको बताएं कोई मैकेनिज्म तैयार करके कि अभी क्या है कि अथॉरिटी mechanism तो है। जहां पर mechanism तो है सबसे इसमें। ज्यादा भ्रष्टाचार की बिल्कुल गंगोत्री सही। है, देखिए, अगर दो- वैसा होता है, और अब तो मुझे कहने में कोई, जब यादव सिंह जैसे मामले आप देखते हैं पढ़ते हैं, तो अब ये मुझे कहने में भी एतराज नहीं है, तो उसको कैसे एड्रेस करें? एक्चुअली दो चीज़ों पे आप गौर बिल्डर को कीजिए। जेल भेजिए, कोई एतराज नहीं है। जी, एक्चुअली दो चीजें आप इन पे गौर कीजिए। एक, क्रिमिनल पेनल्टी। क्रिमिनल पेनल्टी अब जो आ गई है, ये खास तौर से एक क्राइम है जो डिफाइंड है। पहले क्या होता था, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन का केस बनता था, उसमें आप जाते थे पुलिस स्टेशन, एफआईआर होती थी, नहीं होती थी। मैं आपको रोक रहा हूं, आप पॉइंट मिस कर रहे हैं, आप पॉइंट मिस कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे इनसे पूछ लीजिए कि अगर आपकी पेमेंट समय पर नहीं जाती है, अभिषेक जी, बिल्कुल जानते सही। हैं, तो तो वापस- पेनल्टी होती बिल्कुल सही। और है, आपका जिसको amount कई बार forfeit कर क्रेडाई लेते थे। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर आपके लिए सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जो बैठा खुजला रहा है अपनी पतलून और फाइल नहीं साइन कर रहा है क्योंकि माल आया नहीं, बिल्कुल उसको सही। तो कोई पेनल्टी नहीं है। कहां से है भाई? वही मैं कह रहा हूं। आप अगर राज्यों को भी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कहेंगे तो ये प्रोविजन तो देना पड़ेगा ना आपको। अभिज्ञान जी, ये क्यों होता था, इसका सिर्फ एक जवाब है, और मैं इस पॉइंट से भी एग्री करता हूं कि ये पहले इंडस्ट्री अनरेगुलेटेड थी। कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, भाई किस प्रकार से इसे आप चलाएं। अब रेगुलेशंस आ गए हैं। एजेंट जो आपको वो फ्लैट बेचेगा, उससे लेकर के जो बिल्डर है उस तक की जिम्मेदारी तय हो गई है। क्रिमिनल पेनल्टी इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा था, क्रिमिनल पेनल्टी भी है, इस वजह से फाइन्स हैं, डे टू डे फाइन्स हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपको एक डे डिलीवरी डेट डिले कर दी, 2 कर दी, 3 कर दी, हर दिन मुझ पे फाइन लगता रहेगा फॉर द डिले कॉस्ट। देखिए, बहुत अच्छा बिल है, मैं मानता हूँ, हमेशा गुंजाइश रहती है इंप्रूवमेंट की, हर चीज़ में गुंजाइश है इंप्रूवमेंट की, बट मेरा जो अनुभव रहा है थोड़ा बहुत, वो ये है कि देखिए, कानून बनाते समय यू हैव टू फाइंड अ फाइन लाइन इन द मिडिल। मैं अभिषेक भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और इन्हें हम लोगों ने आश्वासन भी दिया था कि देखिए 70% जो कॉस्ट है, जो 70% जो अब ये लगा दी गई है सीमा, कि जो आप 70% पैसा इकट्ठा करेंगे या प्रोजेक्ट में ही लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे, आप दूसरा प्रोजेक्ट अनाउंस करके उसकी प्रमोशन में नहीं लगाएंगे। मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार इसे कम ना करें। मुझे यही डर है कि बिकॉज ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, यानी दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पे वो कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। बिल्कुल सही। 70% से स्टेट रिड्यूस नहीं कर सकता इस बिल में। ठीक है, हाँ, बरोबर। वही मैं खान साहब की बात में जोड़ता हूँ। हाँ। और फिर मैं मनोज जी के पास आऊंगा। जो, जैसा मैंने कहा, जो स्ट्रक्चर जो केंद्र सरकार ने बनाया, जो हमारी संसद ने बनाया इसका स्टैट्यूट का, उसके वायलेशन या कॉन्ट्रवेंशन में स्टेट गवर्नमेंट नहीं एक्ट कर सकती है। उसमें कुछ सप्लीमेंट तो कर सकती है, पर अगर 70% एस्क्रो अकाउंट में रहना है तो वो सरल रहेगा। शब्दों में अमन, उसके खिलाफ नहीं जा सकती। बिल्कुल, उसके खिलाफ नहीं जा सकती, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है। हाँ। और उसके 4 कॉर्नर्स में काम करना पड़ेगा, क्योंकि लेटर एंड स्पिरिट में जो ये एड्रेस करता है छोटे कंज्यूमर्स को, चाहे उनको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट चाहिए या कमर्शियल यूनिट चाहिए या छोटे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स भी हों, उनके प्रोटेक्शन के लिए प्राइमरीली ये जो है ये बिल इसको इन्विसेज किया गया है। और इसलिए जो अब रेगुलेशन हो गया है, जो ट्रांसपेरेंसी आई है, उससे मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स में ही वो अथॉरिटीज में, पर वो कम होगा। अथॉरिटीज को लेकर बहुत स्पेसिफिक हूं। अथॉरिटीज में भी आप जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी आई है विज्ञान जी, और अगर उसका एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड दिया हुआ है, मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकारें
एक अपना स्केड्यूल तय करेंगी कि भाई अगर ये अप्रूवल्स चाहिए तो ठीक है, इनका उसके इतना हिसाब से। पीरियड है, ठीक है, आप मनोज जी। सही या गलत उतने पीरियड में डिसाइड कर दीजिए। 70% वाली जो क्लॉज थी ये शायद हम जो है पॉलिटिकल लोगों को समझाने में नाकाम रहे। एक्चुअली 70% वाली क्लॉज जो है वो सारी इंडिया में एक सी एप्लीकेबल जो है नहीं हो सकती, और अगर होगी तो अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे बॉम्बे का मैं एग्जांपल लूं, वहां अगर 100 रुपए मकान की कॉस्ट है तो उसमें से केवल जो है 30 रुपए ही जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 70 रुपए जो है उसकी लैंड कॉस्ट है। उसके बाद मैं बुलंदशहर या अलीगढ़ आ जाता हूं तो वहां पे मेरी 90 रुपए जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 10 रुपए लैंड कॉस्ट है। तो ये प्रपोर्शन जो है ये लैंड रेट के हिसाब से होना चाहिए। जहां लैंड महंगी है वो कंस्ट्रक्शन, जैसे 20,000 30,000 रुपए स्क्वायर फीट बॉम्बे में जो है मकान फ्लैट की कॉस्ट बिकता है जो पर स्क्वायर फीट, लेकिन वहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐसी नहीं है कि वो 50,000 रुपए स्क्वायर फीट या 20,000 में से 18,000 17,000 रुपए स्क्वायर फीट जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप क्योंकि इस क्लॉज को कहते हैं, आपके मानना है ठीक नहीं है? या ओवर द पीरियड ये इसको स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू द लैंड लेकिन प्राइस। मनोज जी, जहां इसका- सबसे बड़ी समस्या ये थी, और मैंने कहा ना कि जब आप 17,431 कंपनी रियल एस्टेट की दिल्ली में खोल के घूम रहे हैं तो सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल क्लास ने समझा समस्या ये थी कि आपने माल लिया जनता का और धड़ से 4 और प्रोजेक्ट लॉन्च किए, और फिर वो और पैसे लिए, फिर वो पैसे और रोटेट किए, फिर स्कीमें चलाई कि आप इन्वेस्ट करिए, फिर हम आपको ब्याज पे रिटर्न देंगे पहले दिन से। तो ये आप लोगों के सेक्टर्स की भी नाकामी थी देखिए, ना। मैं जैसे तो हम जो है आपने नहीं किया, मैं आपकी स्पेसिफिक नहीं, मैं लेकिन बड़ा जनरल बात साफ कर रहा हूं था कि आपने तुरंत एक प्रोजेक्ट उसमें, मतलब फ्लैट तो दूर की बात है, खिड़की भी नहीं बनी, आपने 4 और लॉन्च कर दिए। पता लगा साहब एम्पायर खड़ा हो गया। जैसे अभी छह अभी महीने आपने में। बताया ना, मैं एक मिनट में एक बात कहना चाह रहा हूँ। जैसे बताया कि ये सेक्टर जो है अनरेगुलेटेड था, मेरा मानना है ये अनरेगुलेटेड नहीं है, ये सेक्टर ओवर रेगुलेटेड है। ठीक है। उसी वजह से जो है भ्रष्टाचार है। हम जो है भ्रष्टाचार के जो है बेनिफिशियरी नहीं है, हम विक्टिम्स हैं। हाँ। क्योंकि कम से कम आप 50 या पैसा 60 देने की विक्टिम है। हम तो विक्टिम है, क्योंकि हमें 50 से 60 जगह जाके अप्रूवल लेनी पड़ती है। हर आदमी के पास उस लॉ को इंटरप्रिटेशन करने की पावर है। हम अभी भी, जैसे कि इन्होंने एक पॉइंट उसके अंदर रखा सिंगल विंडो के लिए, अगर इसमें मैनुअल इंटरफेरेंस कम हो जाए, मेरे को हर बिल्डिंग में एक ही जगह 10 बिल्डिंग बनाता हूं, 10 के 10 की मैं एयरपोर्ट से अथॉरिटी से उसकी क्लियरेंस लेके जाता हूं। मैं एक टाउनशिप बनाता हूं, उसमें मैं 10 सेक्टर बनाता हूं, 10 के 10 का एनवायरमेंट क्लियरेंस लेके आता हूं। हमने अभी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को 700 केसेस दिए एग्जांपल के लिए, जहां उन्होंने एनवायरमेंट क्लियरेंस इशू करी है। 99% सेम कंडीशन है। जब 99% सेम ही कंडीशन होनी चाहिए, हर प्रोजेक्ट के लिए 2-2 साल, वहां पे जितने कंसल्टेंट है वो करोड़ों रुपए की फीस मांगते हैं, उसके क्लियरेंस करने 2-2 साल, ढाई साल। मनोज जी, जहां सारी क्लियरेंसेस हैं वो प्रोजेक्ट भी 3-3 4-4 साल डिले होते हैं। प्रोजेक्ट अप्रूवल लेने में ही 2-2 3-3 साल है। उसके बाद अप्रूवल के बाद फिर 4 साल भी तो उसके डिले बाद हुए हैं ना। गवर्नमेंट ने, देखिए उसके परसेप्शन का क्या असर पड़ता है। अभी एक अखबार में रिपोर्ट छपी कि पहले 10 एनपीएस सेक्टर कौन से हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसमें 10 में रियल एस्टेट नहीं है। क्योंकि जो कंज्यूमर जो घर लेता है वो सेंटिमेंटली जुड़ा होता है। अगर उसने लोन लिया हुआ है तो कभी भी लोन का डिफॉल्ट नहीं होता। प्लस जो हमारे को सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में रखा हुआ है, इवन दो वी आर नॉट इन द फर्स्ट 10 एनपीएस कहना चाह रहे थे, फिर मैं ब्रेक लेके लोगों का प्रश्न लेना चाहूंगा। भाई, इनका सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल, मैं अच्छी तरह पढ़ा हूँ। ये जो बता रहे हैं 70% वाला, हम बायर्स की मांग था ये 100% होनी चाहिए। पहले क्या था सर कि ये 70% विदाउट लैंड कॉस्ट था। अब इन्होंने मिलकर इनको 70% विथ लैंड कॉस्ट कर दिया है, विथ लैंड कॉस्ट। सर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। सर अगर कोई ए प्रोजेक्ट है, उसमें देखिए कहां से पैसे आते हैं। पहले तो हम बायर्स पैसे देते हैं सर, उसके बाद बैंक से ये पैसे लेते हैं। नेता का भी पैसा लगता है सर, बैंक से लेते हैं। प्राइवेट जो ब्लैक मनी लगता है, प्राइवेट फंडर। नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत बड़ा मसला है ब्लैक मनी। ये तो ब्लैक मनी सबसे ज्यादा किस सेक्टर में बिल्कुल लगता है? सर, उसी को रियल कम एस्टेट करने में। की दिशा में तो प्राइवेट फंडर, प्राइवेट जो फंड करते हैं वे भी पैसे देते हैं। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना सर, तो एक प्रोजेक्ट में ये 3 जगह से पैसे लेते हैं। इसमें तो सिर्फ 70% विथ लैंड कॉस्ट करें। इसको तो सर 100% होना चाहिए। ठीक है, 100%। जल्दी से एक कमेंट उसको मैं अभिज्ञान जी, मैं 1 मिनट अगर ऐड करूं, जो हमारे मित्र बात कह रहे थे गौर साहब, पहला तो अगर इन लोगों के भी कुछ ग्रीवेंसेज हैं तो वो भी रेगुलेटरी बॉडी के पास जा सकते हैं, वो उसको एड्रेस करेगी, उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। पहले इन लोगों के भी हाथ बंधे थे, इनको भी नहीं पता था कि कहां जाएं हम। अगर इस तरह का कोई भी अनफेयर अनजस्ट अगर कोई सर्कमस्टेंस अगर जैसा हमारे मित्र कह रहे हैं होता है, तो इन लोगों के पास भी
उस ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए वो अथॉरिटी है। थोड़ा मुझे डिसइंजेन्युअस लगता है कि देखिए अगर इतना ही मुश्किल सेक्टर है और इतनी परेशानियां आती हैं एस्टैब्लिश करने में, तो 11,000 कंपनियां जैसे आपने गिना, जो आंकड़े आपने बताया विज्ञान जी, तो उन लोगों को क्या दिखता है इसमें जो इतने सारे चले? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सीरियस कितनी है उसमें से 10% भी सीरियस नहीं है, तो वो सब फ्रॉड करने के लिए। हाँ, गौर साहब जिन लोगों की मिसाल उदाहरण दे रहे हैं वो लोग जेन्युइन बिल्डर्स हैं, उनकी परेशानियां जेन्युइन हो सकती हैं, मगर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ सबसे बढ़िया सेक्टर है जनता का पैसा इकट्ठा करके बिल्कुल भागने सही, का। बिल्कुल सही। पॉन्जी स्कीम चलाने का सबसे बढ़िया सेक्टर है। भाई इस मुल्क में अब पॉन्जी स्कीम जैसे तरह की स्कीम वाले एक्सपोज हो गए, तो सबसे अच्छा सेक्टर है। इसीलिए तो सर, जरूरत जो पड़ी गौर इस साहब कानून का की फ्लैट सबसे बेचा, आज पहले। वो बिल्डर बन गया सर। जो इनका 10 फ्लैट बेच दिया, आज वो बिल्डर बन गया। प्लॉट हाँ, खरीद लेता है, सारे बिल्डर बन रियल जाता है। एस्टेट एजेंट बिल्डर हो गए। जितने एजेंट है सर, आप जाओ नोएडा या फिर गुड़गांव में, सब आप किसी भी से पूछो, यंग से बोलेंगे यार मैं तो रियल एस्टेट में काम करता हूँ। और दूसरी बात बताऊं आपको, देखिए दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, यहाँ ये दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ये सब तो पढ़े लिखे लोगों की जो जनता यहाँ है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है। मैं देखता हूँ गाँव में जाइए आप ज़रा, देखिए वहाँ पे लोग जो है कैसे, इन लोगों की इनके साथ कैसे छल कपट होता है। लोग आते हैं, उन्हें ब्रोशोर दिखाते हैं बड़े खूबसूरत खूबसूरत कि आपका घर यहाँ बनेगा, इतने लाख दे दीजिए बस शुरुआती तौर पे। वो आदमी किसान होगा या स्मॉल टाइम बिजनेसमैन होगा, वो अपनी लाइफ सेविंग्स भरोसा करके दे देता है और ये लोग गायब हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स खड़े ही नहीं होते। ऐसी कई 100 मिसालें हैं। मैं मानहानि नहीं करना चाहता किसी से, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी को, मगर आप लोग जानते हैं कि कौन सी कंपनियां हैं, पैसे लेती हैं, फाउंडेशन खोदती हैं और फिर गायब। ठीक है, मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक ब्रेक। मैंने एक बार रियल एस्टेट के विषय पर ही कार्यक्रम करते हुए कई सारे बिल्डर, गंभीर बिल्डर, तो थोड़ा कैटेगराइज करने की जरूरत है, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई आप लोग प्रोजेक्ट बेचते हो झज्जर में और फोटो दिखाते हो यूरोप की। बिल्कुल सर, याद है ये पॉइंट। हाँ, तो फोटो दिखाते हो यूरोप के किसी प्रोजेक्ट की, अब वो आदमी कह रहा है बड़ा बढ़िया, ये देखिए इसमें तो सब स्विमिंग पूल भी है, सब कुछ है इसके अंदर, तो उसी से खींच लेते हैं और वो डाल देता है पैसे। उसके बाद उसके 4 प्रोजेक्ट और शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ये तो बात सच है कि रेगुलेशन की एक नए तरीके से जरूरत तो 100% थी। हम लेंगे जनता के कुछ सवाल यहां पर और उम्मीद करेंगे कि उनके हिसाब से उनको ये नया बिल कैसा नजर आ रहा है।